ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब शुरू करते हैं आज का संवाद। भारतीय फिल्मों के किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का जन्म आज ही के दिन 27 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत में पंजाब प्रांत के ऐतिहासिक नगर लाहौर में हुआ। यश चोपड़ा का फिल्मी कैरियर 5 दशकों से भी अधिक का रहा, जिसमें उन्होंने 50 से अधिक फिल्में बॉलीवुड को दी। 1959 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म धूल का फूल बनाई। 1965 में बनी फिल्म वक्त से उन्हें अपार शोहरत हासिल हुई। उन्होंने दाग, इत्तेफाक, दीवार, काला पत्थर, कभी कभी, मशाल, चांदनी, लम्हे, दिल तो पागल है जैसी कई बेमिसाल फिल्में भारतीय फिल्म जगत को दी। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक के रूप में जाना जाता है जिन्होंने 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कुल मिलाकर 11 बार में से 4 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। भारत सरकार ने उन्हें 2001 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया और 2005 में भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। भारतीय सिने जगत के इस करिश्माई फिल्मकार यश चोपड़ा को याद करने के लिए हमारे साथ हैं फिल्म मेकर, फिल्म विश्लेषक अविनाश त्रिपाठी जी। अविनाश जी, आपका स्वागत। रेशमी ख्वाबों को रुपहले पर्दे पर उतारने वाले इस निर्माता निर्देशक को, जो हमारे साथ नहीं है, गुजर गए, आप कैसे याद करेंगे? देखिए, मुझे लगता है यश चोपड़ा को जानने के लिए, उनको समझने के लिए उनकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद की ज़मीन में झांकना बहुत ज़रूरी है। 47 में जब देश का बंटवारा हुआ, 2 अलग अलग हिस्सों में जो है वो देश बट गया, 15 साल का एक कच्चा सा बच्चा अपने आसपास इतनी खूंगरेजी, कत्लो गारद, ये सारी चीज़ें देखता है और देखने के बाद लाहौर से जालंधर आता है। उस कच्चे से बच्चे के मन में मुझे लगता है कि ऐसी लकीर खिंच गई थी जिसको ताउम्र अपनी फिल्मों में वो लगातार दिखाने की कई बार सीधे तरीके से कोशिश की और बाद में उनको प्रतीकात्मक तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो ये जो एक बड़ा सॉफ्ट सा बच्चा था, जो शायद शायरी से अपनी बात कहना चाहता था, उसने बचपन में इतना खून खराबा देख लिया था और उस खून खराबे का असर उनके ऊपर पड़ सकता था कि बड़ी विद्रोही किस्म की उनकी जो शख्सियत है वो भर कर आ सकती थी, बट उसकी जगह उन्होंने मोहब्बत का रास्ता अख्तियार किया। तो वो जो विद्रोही शख्सियत है वो काला पत्थर और दीवार में हमें जो दिखती है वो वहीं से आती है? दोनों है। मुझे लगता है काला पत्थर और दीवार में कुछ हद तक जावेद अख्तर साहब का जो अपनी शख्सियत थी और यश चोपड़ा का जो पॉलिश तरीका था, ये दोनों का जो ब्लेंड है वो आपको काला पत्थर में भी दिखता है और दीवार में भी दिखता है। जो है और जो कोमल हिस्सा उनका है वो उनके बहुत सारी फिल्में हैं। किंग ऑफ रोमांस उन्हें कहा जाता है। लेकिन किंग ऑफ रोमांस के पहले उन्होंने वक्त, इत्तेफाक, जो अपने आप में एक अनूठी फिल्म है, तो इन दोनों के बीच में यश चोपड़ा को आप कहाँ पाते हैं? कि वो बेसिकली जैसे मशाल भी है इस दौर में आगे आके, तो यदि उनका अपन विश्लेषण करें तो लगता है कि प्रेम में पगा हुआ आदमी है, धुरविद्रोही है, या इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर है। इसके आगे यश चोपड़ा का जो आयाम था, कई बार मीडिया वालों ने या कुछ खास लोगों ने उनको सीमित करके रख दिया कि वो सिर्फ रोमांस के एक किंग थे, या रोमांस को देखने का उनका जो नजरिया था वो बड़ा मुख्तलिफ था। ये सच है कि रोमांस को जिस तरीके से यश चोपड़ा ने दिखाया है वो उसके पहले के फिल्मकार ने या उनके पैरेलल जो कंटेम्प्रेरी थे उन्होंने भी कभी उस तरीके से दिखाया नहीं, क्योंकि प्यार जो होता है वो एक झोपड़ी में भी हो सकता था। यश चोपड़ा ने उसके आसपास एक ऐसा एम्बियंस क्रिएट किया, एक ऐसा संसार क्रिएट किया जो पर्दे के लिए बहुत जरूरी था। वो सिर्फ भावना के स्तर पे नहीं था, बल्कि उसकी एक फिजिकलिटी भी थी। प्यार हम सिर्फ बैठे बैठे एक नज़रों से भी एक दूसरे को कर सकते हैं, लेकिन जब आसपास का संसार वैसा रच जाए, जब आसपास फूल हो, जब स्विट्जरलैंड की वादियां हो, जब शिफॉन की साड़ी पहनी हुई खूबसूरत सी नायिका हो, जब ये पूरा माहौल हो जाता है तो मुझे लगता है एक विजुअल पोइट्री जैसी स्थिति हो जाती है। ये यश चोपड़ा की खासियत। अब जैसे अपन उनकी पहली फिल्म की बात करें, धूल का फूल, तो धूल का फूल जो है वो उस कठोर परंपरावादी समाज में जो सिचुएशन है उस फिल्म में, ये जब इस फिल्म को देखते हैं तो हमें एक अलग ही यश चोपड़ा दिखाई देते हैं कि जो अपना फिल्मों का आगाज इस फिल्म से करता है। देखिए, इससे पहले जैसे मैंने कहा कि जब 47 में देश का बंटवारा हुआ, वो एक जो लकीर खींची वो उनकी शुरुआती कई फिल्मों में वो बार बार दिखती रही। धूल का फूल में 2 अलग अलग कौम जो थी उनके बीच की जो नफरत थी, उस नफरत को उन्होंने कम करने की कोशिश की और बड़ा एक आइकॉनिक सॉन्ग भारतीय सिनेमा को दिया कि
तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। तो ये उनका जो जो कैरेक्टरिस्टिक यश चोपड़ा का था वो यही था। वो कौमों को करीब लाना चाहते थे। और उनकी आप अगर आखिरी कुछ फिल्मों की अगर हम बात करें, आप वीर ज़ारा को देखें तो वो भी उसमें भी उसी संदेश को लेकर वो आगे बढ़े। तो मोहब्बत को वो सिर्फ एक दो लोगों के बीच को नहीं देखते थे वे, बल्कि एक पूरी समुदाय को किस तरीके से हम करीब ला सकते हैं और एक समाज में किस तरीके से एक बेहतर वातावरण हो सकता है, इसकी भी वो कोशिश अपनी फिल्मों में करते रहते हैं। जैसे काला पत्थर मतलब एक बहुत ही रियल स्टोरी पे आधारित थी, जो कोयला खदानों का सच है काला, उसको बाहर लाती है, जितना डरावना सच है अंदर का। और उस फिल्म में भी एक रोमांस का पुट आप देखें, अमिताभ और जो उनकी हीरोइन है उनके बीच में है, जो खामोश प्यार शोले में जया भादुड़ी और अमिताभ के बीच में था, उसी तरीके का कुछ दिखता है। तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? और उसी फिल्म में कुछ इतने रोमांटिक गीत हैं कि एक ऐसी फिल्म जो अलग अलग आप देखें उन फिल्मों का उनसे कोई वास्ता ही नहीं उन गीतों का। तो ये यश चोपड़ा का ही जादू था कि दोनों चीजों को एक फिल्म में साथ सकते थे। जी बिल्कुल। यश चोपड़ा एक तो प्यार को बड़ी शाइस्तगी से दिखाना पसंद करते थे। उसका जो सोफिस्टिकेशन है, उसका जो ग्रेस है, वो प्यार को कभी भी बहुत ओपन तरीके से दिखाना पसंद नहीं करते थे या बहुत शार्प तरीके से उसको नहीं कहते थे, बल्कि इशारों में कहने की कोशिश करते थे। काला पत्थर में अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत है वो एक ऐसे खामोश व्यक्ति की है जो शायद आत्मग्लानि से घिरा हुआ है, जिसकी गलती पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसकी गलती से एक जहाज डूब जाता है, जिसके पिता एक बहुत बड़े कैप्टन होते हैं। वो आत्मग्लानि इतनी ज़्यादा बच्चन के अंदर चली जाती है जिसकी वजह से वो पूरा शख्सियत जो है वो खामोश हो जाता है। वो सिर्फ आंखों से कहता है, ज़बान से कोई चीज़ नहीं कहता। बट खामोशी की जो अपनी ज़बान होती है वो शायद बहुत लाउड होती है, जो शायद जो उनके कंटेम्प्रेरी लोग थे उनको सुनाई देती है और वहाँ से एक मोहब्बत डेवलप होती है। तो ये जो तरीका था, जो ग्रेसफुल मोहब्बत थी, ये यश चोपड़ा की थी। फिल्म जब शुरू होती है तो एक गीत के साथ शुरू होती है, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, और पूरी फिल्म एक अलग शेड पे चली जाती है। तो ये जो उनकी फिल्म मेकिंग का तरीका था कि जैसे बीच में एक पंजाबी सॉन्ग है उसमें, तो ये कहां से, और जो आगे फिल्मों में भी देखने को मिला, जैसे अमिताभ बच्चन तक से उन्होंने गाना सिलसिले में गवा लिया, और जो कल्पना नहीं कोई कर सकता था कि इस तरीके का गीत वो गाएंगे। तो हम काला पत्थर के उस गीत की बात करें, एक रास्ता है जिंदगी, तो यानी जो फिल्म मेकर उनके समकालीन थे उनमें सबसे अधिक एक अपना अलग नजरिया यश चोपड़ा का था। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक नज़रिया था। और जो आपने गीत की बात कही, अपनी बहुत सारी फिल्मों में वो इस तरह की प्रयास करते थे कि गीत के माध्यम से वो अपनी बात कहते थे। उनकी जो पहली प्रोडक्शन की फिल्म थी दाग थी, जी हाँ, उसमें भी उन्होंने अपने दिल की वो बात कहने की कोशिश की है कि मैं इस तरह की फिल्म बनाना चाहता था, मेरे दिल में आज क्या है तो कहे तो मैं बता दूं। इस बात से उन्होंने अपने प्रोडक्शन को भी कहीं डायरेक्टली जोड़ के देखा कि मैं अब शायद इतने दिनों तक मैं एक बरगद के नीचे रहा और उस तरह की फिल्में बनाना मेरी मजबूरी थी जो शायद बी आर चोपड़ा जी चाहते थे। अब मेरा अपना प्रोडक्शन है, अब मैं वो फिल्में बनाऊंगा जो मैं चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरा लहजा है, जो मेरा तरीका है। तो ये यश चोपड़ा ने बार बार अपनी फिल्मों में, यहाँ तक कि वो बार बार कहते थे कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं काम करता रहूंगा। और उनकी जो आखिरी फिल्म थी जब तक है जान, उसमें भी वही मैसेज उनका था। अच्छा, इसी बीच में उनकी एक फिल्म है इत्तेफाक, आप उस पर भी कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि वो उनकी सारी फिल्मों से एक अलग किस्म की फिल्म इत्तेफाक, और फिर मशाल, वो भी एक अलग किस्म की फिल्म दिखाई देती है। इत्तेफाक बी आर चोपड़ा की एक पहले फिल्म आई थी कानून, जिसमें इसी तरह के मुद्दे को सॉल्व किया गया था। इत्तेफाक यश चोपड़ा के जो बहुआयामी व्यक्तित्व है उसका एक एक्सटेंशन है। उन्होंने इस बात को भी शुरुआत में ही जाहिर कर दिया था कि मैं सिर्फ एक खास तरह का डायरेक्टर नहीं हूं, बल्कि मेरे अंदर बहुत कुछ है और मुझे अगर सही स्क्रिप्ट मिले तो मैं हर तरह की फिल्म बना सकता हूं। जिस यश चोपड़ा को म्यूजिकल फिल्मों की वजह से जाना जाता है, जिस यश चोपड़ा को अपनी मोहब्बत के एक अलग पैरामीटर की वजह से जाना जाता है, उसी यश चोपड़ा ने इत्तेफाक जैसी फिल्म बनाई जिस पूरी फिल्म में एक भी गाना नहीं है, जिसमें मोहब्बत की कोई इंटेंसिटी नहीं है, बल्कि एक मर्डर मिस्ट्री है। तो ये उनका एक अलग एक्सटेंशन था, ये उनके व्यक्तित्व का एक विस्तार था जिसमें बहुत सारे रंग छिपे हुए थे। और जब जब उनको मौका मिला, अविनाश जी, अपन ये कह सकते हैं कि वो बार बार एक जो उनके इर्द गिर्द एक खांचा बना दिया जाता था मीडिया के द्वारा या दर्शकों के द्वारा कि ये इस टाइप के फिल्म मेकर हैं, वो उसको तोड़ते रहे। वो जैसे मशाल लेके आते हैं तो एकदम से वो अलग ही जॉनर की फिल्म सामने दिखाई देती है। रियल सिचुएशंस पर, लोकेशंस पर फिल्माई गई फिल्म, धारावी उन्होंने जिस तरीके से फिल्माया उसमें। तो मशाल को आप कहाँ कैसे देखते हैं? देखिए, मशाल अपने आप में दिलीप कुमार की कैरियर की भी एक बड़ी जबरदस्त फिल्म है। हम जब भी दिलीप साहब को याद करते हैं, सड़क वाला उनका जो सीन है, जिस तरीके से कि भाई
कोई सड़क पार करा दो, मुझे लगता है कि 10-12 अगर हिंदुस्तान की अच्छी सीन को क्रिएट करने की अगर हम बात करें, या किसी निर्देशक ने किसी सीन को कितनी खूबसूरती से क्रिएट किया है, तो इस सीन की बात आती है। और ये बड़ा एक उनका जो सफ़र, जैसे आपने कहा कि इत्तेफाक से उन्होंने बिल्कुल अलग रंग अपना दिखाया, दाग में एक अलग रंग था। मैं दीवार की भी बात करना चाहूँगा। दीवार आज भी अगर हम एक्शन फिल्मों की बात करें या ड्रामा फिल्मों की हम बात करें, तो उसमें एक बड़ी माइलस्टोन मूवी है, जिसमें अमिताभ बच्चन की शख्सियत को बहुत अलग रंग दिया। और थोड़ा हम आगे बढ़ें तो हम कभी कभी जैसे फिल्म देख सकते हैं, जिसमें वही अमिताभ बच्चन जो त्रिशूल में, दीवार में या शोले में एक समाज की तमाम विधाओं से लड़ते हुए उनके खिलाफ आक्रोश से भरा हुआ एक ऐसा नौजवान था। वही नौजवान जब शायर बन जाता है तो इतना सोफिस्टिकेटेड होता है कि अपने प्यार को जुदा होते देखते भी उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन नहीं है, बल्कि उसको बहुत इजी तरीके से वो अडॉप्ट करता है, और उसके बाद वो कड़वाहट नहीं उसके अंदर है। तो ये सोफिस्टिकेशन जो है वो यश चोपड़ा का था। अविनाश जी, उनकी फिल्म मशाल और फासले ये बहुत ज़्यादा, और विजय, माफ करें, विजय, ये तीनों फिल्में कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं करती हैं। जिसमें मशाल थोड़ा चर्चित होती है, लेकिन कॉमर्शियली वो भी उतना बिजनेस नहीं कर पाती है। तो ऐसा बताया जाता है कि यश चोपड़ा उस समय काफ़ी टूट से गए। तो इन फिल्मों के बाद वो एक फिल्म लेके आते हैं चांदनी, और चांदनी भी भारतीय सिनेमा में एक तरीके से आप कहें कि अपने किस्म की एक अनूठी फिल्म थी, जिसकी कहानी एक हीरोइन के इर्द गिर्द घूमती है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये भी, और उसके बाद से किंग ऑफ रोमांस उनके साथ वो पक्के तौर पे चस्पा हो जाता है। ये एक और रंग था। अभी तक जितनी फिल्में उन्होंने बनाई थी उसमें पुरुष प्रधान जो था वही इनका प्रोटैगनिस्ट हुआ करता था, वही कहानी को लेकर आगे बढ़ता था। यश चोपड़ा ने अपने जो उनका मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थी, उसके एक हिस्से को खोला और बताया कि एक महिला चरित्र भी कितना स्ट्रांग हो सकता है, मोहब्बत में पगे होने के बावजूद भी कितना ग्रेसफुल हो सकता है, कितना म्यूजिकल हो सकता है, वो भी उस दौर में जो पूरा दशक सिर्फ हिंसा भरी फिल्मों से भरा हुआ था। 80 के दशक की अगर हम बात करें, ये पूरा दशक जो है इसमें अमिताभ की फिल्मों का दौर था उस समय, एंग्री यंग मैन। हाँ, तो वो हिंसा से भरी फिल्में जिसमें म्यूजिकल फिल्मों की गुंजाइश बहुत कम थी, और जो दर्शक वर्ग था वो अच्छा दर्शक वर्ग फिल्में देखना बंद कर रहा था, वो थिएटर में जाता नहीं था। उसको थिएटर में लाने का एक जबरदस्त प्रयास जो है, सफल प्रयास जो है वो चोपड़ा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे दाग जो थी वो हीरो एक और दो हीरोइन, चांदनी जो थी जिसके बिल्कुल अपोजिट थी कि दो हीरो हैं और एक हीरोइन है। यह प्रयोग जो है वो यश चोपड़ा से ही अपने को देखने को मिल सकता था, और दोनों ही फिल्में उनकी बहुत सराही जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिथ तोड़ने का काम यश चोपड़ा ने बहुत बार किया है। चांदनी का जैसा आपने जिक्र किया, ऐसे ही अगर हम लम्हे की बात करें, जी हाँ, समाज का एक बहुत बड़ा मिथ था कि एक पुरुष और स्त्री के बीच में किस तरह से संबंध हो सकते हैं, उनके बीच में उम्र का फासला क्या होना चाहिए। इन सारे मिथ को तोड़ते हुए प्यार किस तरीके से कहीं भी उग सकता है, उसका अपना एक जस्टिफिकेशन होता है। इसको उन्होंने लम्हे में साबित किया, और मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने कई बार अपनी अलग अलग इंटरव्यूज़ में कहा भी है कि लम्हे उनके द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत फिल्म थी जो है। तो ये मिस तोड़ने का जो राजस्थान में शूट हुई, जो राजस्थान में शूट है, हमारी ज़मीन पे शूट हुई, और यहाँ के जो बहुत में नाचे मोर, जी जी जी, तो यहाँ के जो लोक संगीत को उन्होंने अपने फिल्म में बड़ी महत्वपूर्ण जगह दी जो है, यहाँ के नृत्य को जगह दी, यहाँ की एम्बियंस को जगह दी। तो ये खूबसूरती यश चोपड़ा में डेफिनेटली। अच्छा, बीच में उन्होंने एक डर जैसी फिल्म भी बनाई जो यश चोपड़ा जब किंग ऑफ रोमांस कहे जाते थे, उसको आप कैसे लेते हैं? एंटी हीरो की शुरुआत भी अगर कहा जाए, यश चोपड़ा का जो भारतीय सिनेमा में जो शाहरुख जैसे हीरो को, अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वक्त उनकी जो एक फिल्म थी जिसमें पहली बार मल्टी स्टारर फिल्म थी, जो बहुत सारे मिथ को तोड़ते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत यश चोपड़ा ने अपनी फिल्मों में की। डर भी ऐसी एक फिल्म थी, और बहुत सारे उस जमाने के जो कंटेम्प्रेरी हीरो थे उन्होंने इस तरह की फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। डेफिनेटली उस टाइम पे शाहरुख आगे बढ़े, उन्होंने इस रोल को एक्सेप्ट किया, बट ये बड़ा मुश्किल दौर था किसी एक्टर के लिए एक एंटी हीरो का रोल करना, जिसको यश चोपड़ा ने किया। हम बात करें उनके फिल्मों के संगीत की, ये समझ कहाँ से आती है? मैं बार बार जो अपने मेहमान आते हैं जब इस तरीके का विषय आता है, जैसे राज कपूर पे हमने पहले बात की थी, जो उनकी फिल्मों का संगीत है, मतलब फिल्म तो जो वो बनाते थे वो बनाते ही थे, लेकिन उनकी फिल्मों का जो संगीत है वो इतना दीवाना बना देता है। तो ये समझ किसी भी फिल्म डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, फिल्म मेकर, इसमें कहाँ से आती है इनके पास? मुझे लगता है कि जो पंजाब की ज़मीन से जिस तरीके से उठकर आए थे, उस ज़मीन की एक अपनी खुशबू है, उस ज़मीन की एक अपनी म्यूज़िक है उसका, और शायरी की बड़ी अच्छी उनको समझ थी।
साहिर लुधियानवी उनके बड़े करीबी दोस्त थे और उनकी ज़्यादातर फिल्मों के जो गाने हैं वो साहिर ने ही लिखे हुए हैं। तो जिसको शायरी की समझ हो, जिसको पंजाब की मिट्टी की समझ हो, मुझे लगता है कि संगीत कहीं ना कहीं उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, हर हीरोइन उनके साथ उनकी फिल्म में काम करने के लिए कोई भी शब्द अपन कहें, बेकरार कहें, बेचैन कहें, या उसकी ख्वाहिश होती थी कि एक बार यश राज बैनर की फिल्म में काम मिल जाए तो शायद बॉलीवुड में किस्मत दूसरे तरीके से चमके। क्योंकि एक बार शाहरुख ने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा था कि आप हीरोइन को इतना खूबसूरत दिखाते हैं, ये कैसे होता है? वही उनका जो नज़र, जैसे मैंने बताया कि वो एक संसार गढ़ते थे। वो जब प्रेम की बात करते थे तो प्रेम विशुद्ध रूप से प्रेम नहीं होता था उनका। उन प्रेम के आसपास बहुत सारे सब्जेक्टिव ट्रीटमेंट वो करते थे, जिसकी वजह से आप विजुअली जब चीज़ देखते थे, सिनेमा को आप पर्दे पे देखते थे तो बड़ा खूबसूरत सा लगता था। वो कोई हीरोइन हो या उसके आसपास का वातावरण हो तो उसको वो जिंदा करते थे। क्योंकि उनकी फिल्म दिल तो पागल है, जो आज भी मतलब उसके मुकाबले की कोई फिल्म जो वो बना के कहें उसके बाद से कोई उसे कॉम्पिटिट तो नहीं कर पाया। और उसमें जो दोनों हीरोइनों को उन्होंने जिस तरीके से दिखाया पर्दे पे, और स्विट्जरलैंड को जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से भारतीय सिने जगत को परिचय कराया, ये वही खासियत थी ना कि जैसे गुरदत साहब का अपना प्यार था, वो बड़ा बुद्धिजीवी किस्म का प्यार अपनी फिल्म में दिखाते थे। हम अगर राज कपूर साहब की बात करें तो उनकी फिल्मों में जो प्यार होता था बड़ा अल्हड़ प्यार होता था, बड़ा भोला किस्म का प्यार हुआ करता था। यश चोपड़ा की फिल्म का जो प्यार होता था वो अपनी कंप्लीट तरीके से हुआ करता था। उसकी एक अपनी एक जर्नी हुआ करती थी और उसके आसपास का जो वातावरण था वो इतना महत्वपूर्ण बन जाता था कि वो उसका हिस्सा हो जाता था। यश चोपड़ा की सारी हीरोइन उसी सफर का हिस्सा रही, जिसमें वो बड़ा खूबसूरत तरीके से, यानी उनकी फिल्मों में अपन कहें तो ड्रामा भी था और आसपास का जो माहौल था वो भी आपको दिखता था, और कहीं ना कहीं जिसमें एक सिनेमैटिक ट्रीटमेंट की जिसको लार्जर देन लाइफ दिखाना। बिल्कुल। क्योंकि आरोप भी उन पर लगता था कि आम जिंदगी में ऐसा संभव नहीं है। हाँ, इतने खूबसूरत चमकदार सेट कहां से लाएंगे कोई? ये कई बार उन पे आरोप लगा कि उनके जो प्रोटैगनिस्ट हुआ करते थे, उनके जो किरदार हुआ करते थे, वो कभी एक लोअर मीडियम क्लास के नहीं हुआ करते थे, वो हमेशा अपर क्लास के हुआ करते थे और एक रॉयल लाइफ जीने वाला होता था। बट वो उनको दिखाने का तरीका था, क्योंकि उनका जस्टिफिकेशन शायद यहीं से निकल कर आता था। क्योंकि अगर उनके किसी किरदार को आपको कश्मीर में या स्विट्जरलैंड में दिखाना हो तो शायद आम आदमी के साथ लेकिन उनकी सफलता थी कि उनकी फिल्मों को हर वर्ग का आदमी देखता था। हाँ, वो चूंकि एक कॉमन इमोशन है, वो है प्यार। मोहब्बत के कॉमन इमोशन का जो ब्यूटिफिकेशन उन्होंने जरूर अलग तरीके से किया, पर उस इमोशन का जो एसेंस था उसको इंटैक्ट किया उन्होंने, उसको पकड़ के रखा। अविनाश जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। तो ये थे अविनाश त्रिपाठी जी जो बता रहे थे कि यश चोपड़ा का फिल्म संसार कैसा था। हम सब ने उनकी फिल्में देखी, उसी गीत को याद करते हुए फिल्म काला पत्थर के एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।